रात के तकरीबन 2 बजे लॉस एंजलिस के रोड पर एक हाई सिक्योरिटी ट्रक जा रहा था। कुछ टाइम के बाद वो शहर की एक शॉप के बाहर रुकता है। उसके बाद ट्रक में से 2 सिक्योरिटी गार्ड बाहर निकलते हैं और दुकान के अंदर जाते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद एक कार ने उस ट्रक का रास्ता ब्लॉक कर दिया। जब तक वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड उस दुकान के अंदर थे तब तक वो बाकी क्रिमिनल भी बाहर रोड पर कार में थे, लेकिन जैसे ही कुछ मिनट के बाद वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड दुकान से बाहर निकलते हैं, उस कार में से कुछ क्रिमिनल बाहर निकलते हैं जिन्होंने गैस मास्क पहना हुआ था और उनके पास ऑटोमेटिक गन थी। उनके बाहर निकलते ही उनको गन पॉइंट पर वार्निंग देते हैं, लेकिन किसी तरह उनकी नजर से बचकर एक ट्रक ड्राइवर ने लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट को कॉल कर दिया कि कुछ क्रिमिनल उस शॉप के बाहर है जिनके पास ऑटोमेटिक राइफल है और उन पर कभी भी गोली चला सकते हैं। इसी दौरान बाद में गार्ड ने उन पर बंदूक चलाने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक क्रिमिनल ने उस पर गोली चला दी जिससे वो वहीं मर गया। उसके बाद एक दूसरे क्रिमिनल ने उस ड्राइवर पर भी गोली चला दी। उसके बाद उस सिक्योरिटी ट्रक के दरवाजे पर भी गोली चलाई गई जिससे वो ट्रक का दरवाजा टूट गया और वहां से भी एक ड्राइवर को बाहर निकाला गया। इसी दौरान तब तक वहां पर पुलिस की टीम भी पहुंच चुकी थी। पुलिस की टीम के वहां पहुंचते ही दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई, लेकिन ज्यादा देर तक पुलिस की टीम फायर नहीं कर पाई क्योंकि इनके पास नॉर्मल बंदूक थी और इन क्रिमिनल के पास ऑटोमेटिक गन। गोलीबारी में 3 पुलिस ऑफिसर मारे जा चुके थे और एक क्रिमिनल घायल हो चुका था। अब बाकी क्रिमिनल वहां से बचते हुए उस ट्रक को लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। उनको शहर के सारे रास्तों का पता था। वो ट्रक को लेते ही अपने गोदाम तक पहुंच गए। वहां जाने के बाद उनके गैंग लीडर रे ने बॉस को क्रिमिनल को खूब डांटा क्योंकि उसने पहले सिक्योरिटी गार्ड पर गोली चलाई थी और उन्होंने पहले से डिसाइड किया था कि पहले वो किसी को भी गोली नहीं चलाएंगे। उसके बाद रे बाकी लोगों को ट्रक को ठीक करवाने के लिए कहता है क्योंकि वो ट्रक डैमेज हो चुका था। बाद में जब रे ने उस ट्रक के दरवाजे को ओपन किया तो वहीं पर मौजूद क्रिमिनल एंसन ने उससे पूछा कि क्या वो ठीक है। रे कहता है कि हाँ वो ठीक है, लेकिन गोलीबारी में 3 पुलिस ऑफिसर मारे जा चुके हैं और पुलिस की टीम उनको काफी टाइम से ढूंढ रही है। शहर में जगह जगह नाकाबंदी कर दी गई है, इसलिए कब तक वो बचे रहेंगे कुछ पता नहीं। अब डिटेक्टिव निक जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, जल्द से जल्द उसको उन क्रिमिनल का पता लगाना था और उन तक पहुंचना था। कुछ टाइम के बाद उसी जगह पर वो जाते हैं जहां पर एक क्रिमिनल मारा गया था। पुलिस की टीम को इस केस में समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्रिमिनल वहां से ट्रक लेकर क्यों गए थे। ट्रक में कोई भी कीमती चीज या पैसे नहीं थे। अगर उनका मकसद रॉबरी का था तो ऐसा क्यों। इस पर डिटेक्टिव बताता है कि जरूर उन्होंने पहले कोई बहुत शातिर प्लानिंग की है जिनका उन्हें पता नहीं, लेकिन उस डिटेक्टिव और पुलिस की टीम को ये नहीं पता था कि रोड से आगे बॉस को जो उसी क्रिमिनल गैंग का मेंबर था वो वहां से फोटो खींच रहा है। फोटो खींचने के बाद वो वापस अपने गोदाम में जाता है और अपने गैंग लीडर रे को वो फोटोज दिखाता है और कहता है कि यही वो डिटेक्टिव है जो उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। रे को बाद में पता चलता है कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट डिटेक्टिव है जिसको बड़े बड़े केसेस को पहले भी सॉल्व करने के लिए कहा जा चुका है। अब इस केस का इंचार्ज निक और बाकी मेंबर उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उनको 1 महीने का टाइम दिया गया था कि जल्द से जल्द वो क्रिमिनल का पता लगाए। कुछ टाइम डिबेट करने के बाद उस नतीजे पर वो पहुंचे कि हो सकता है ये काम उस क्रिमिनल का हो जिसे पहले से ही दुकान के खुलने और बंद होने की टाइमिंग का पता हो और ये वेल प्लान घटना है जिसमें उनको ये भी पता होगा कि वो सिक्योरिटी ट्रक बिल्कुल रात के 2 बजे उस दुकान के बाहर रुकेगा। फिर उनमें से एक ऑफिसर को लगता है कि कहीं ये उस क्रिमिनल का तो काम नहीं जो लगभग 7 महीने पहले पैरोल पर जेल से बाहर निकला था और उसका नाम था रे। उस क्रिमिनल गैंग का मेंबर टोनी जो कि बार में काम करता था। एक बार जब वो बार में मौजूद था तो वहां पर बैंक में काम करने वाला एम्प्लॉय आता है। कुछ टाइम बाहर रुकने के बाद वो बार से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसकी आईडी उस बार में ही रह गई थी और उसे पता नहीं था और वो आईडी टोनी को मिल जाती है। पहले उसने आईडी को कैश रजिस्टर में डाल दिया और उसके बाद वो मैक के पास गया जो कि रे की गैंग का क्रिमिनल था। निक भी उसी बार में बैठा हुआ था। वो टोनी से बात कर रहा था। बातचीत में वो उससे पूछ रहा था कि इस बार में कौन कौन आता है। टोनी कहता है कि इस बार में कई क्रिमिनल भी आते हैं और पुलिस ऑफिसर भी आते हैं। जब टोनी की इस बार में शिफ्ट खत्म हुई और जब वो बार से बाहर निकला और गाड़ी में बैठा तब वहां डिटेक्टिव निक आकर उसकी गाड़ी का दरवाजा खटखटाता है। उसने टोनी को बेहोश कर दिया। कुछ टाइम के बाद टोनी की आंख खुली तो वो एक अनजान जगह पर मौजूद था। रूम से बाहर निकला तो वो डिटेक्टिव निक मौजूद था। उसके बाद निक सीसीटीवी से निकली हुई कुछ फोटोज उसको दिखाता है जिसमें वो रे से बात कर रहा था। अब क्योंकि रे एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था जो कि पैरोल पर जेल से बाहर आने के बाद भाग चुका था, निक उससे कहता है कि उसको पता है कि टोनी का पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका है। एक बार वो गाड़ी चोरी करके भाग रहा था और उसने उससे कहा कि यहाँ तक कि कैलिफोर्निया में सबसे तेज गाड़ी भगाने का चालान भी तूने ही पे किया था। डिटेक्टिव निक उससे कहता है कि अगर इस केस में उसको उसने सच नहीं बताया तो उसकी गलती की वजह से वो जेल चला जाएगा और काफी दिनों तक उसे जेल में रहना पड़ेगा। इस पर टोनी काफी डर जाता है और कहता है सर मैं इस केस में ज्यादा कुछ नहीं जानता। वो पहले 2 बार रे से मिल चुका है। इसके अलावा उसकी क्रिमिनल गैंग ने क्या क्या क्राइम किया है और वो कहाँ पर रहते हैं इसका उसे कुछ पता नहीं है। उसके बाद सीनियर डिटेक्टिव निक अपने हाथ में बना टैटू उसको दिखाता है जिस पर लिखा हुआ था रेगुलेटर्स।
फिर वो उससे पूछता है कि क्या तू उसका मतलब जानता है। पुलिस ऑफिसर की गैंग है जिसका नाम है क्लिक और मैं उसका हिस्सा हूँ, और ये गैंग नियमों पर विश्वास नहीं करता और ना ही क्रिमिनल को सुधरने का दूसरा मौका दिया जाता है, सीधा उनको गोली मारकर उनका काम तमाम कर दिया जाता है। वो टोनी से ये भी कहता है कि उसके जैसा डरपोक शख्स उन खतरनाक क्रिमिनल के लिए काम करता है, ये उसके लिए शॉकिंग है। जिस पर टोनी कहता है कि सर मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस ट्रक ड्राइवर हूँ। कई बार उन लोगों ने मुझे पहले ट्रक को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए बोला था, जो मैंने किया। इसके अलावा उनके बाकी क्रिमिनल एक्टिविटी का उसे पता नहीं है। उसके बाद निक उसे वहां से जाने देता है, लेकिन जाने से पहले वो टोनी से कहता है कि वो कभी भी इसको पूछताछ के लिए कॉल करेगा, और जब वो उसको कॉल करेगा तो वो कॉल पिक कर ले, वरना वो उसको वहां आकर बहुत पीटेगा। अब कुछ टाइम के बाद रे और बाकी क्रिमिनल गैंग के मेंबर लॉस एंजलिस में फेडरल बैंक की रैकी कर रहे थे। बाद में रे को पता चलता है कि वो शहर का इकलौता ऐसा बैंक है जिस बैंक में कभी भी सक्सेसफुल चोरी नहीं हुई। इस बैंक का सिक्योरिटी सिस्टम काफी हाई है। हालांकि पहले कई बार बैंक में चोरी करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कोई भी क्रिमिनल चोरी करने में कामयाब नहीं हुआ, और बाद में रे यही डिसाइड करता है वो शहर के इसी बैंक में चोरी करेगा, ये जानते हुए भी कि इस बैंक में चोरी करना बिल्कुल आसान नहीं है। लेकिन इस बैंक में चोरी के दौरान वो वहां से काफी पैसा चुरा सकता है। वहीं पर पुलिस की टीम और डिटेक्टिव को पता चलता है कि क्रिमिनल रे और उसकी गैंग में जो कुछ लोग हैं वो पहले अमेरिका की आर्मी में रह चुके हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनके कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रहे हैं जिनके लिए उन्हें जेल जाना पड़ा है। डिटेक्टिव ने जब पिछले 5 साल के रिकॉर्ड को चेक किया तो उन्हें पता चला कि इन सालों में जब रे जेल में मौजूद था तो शहर में कोई भी बड़ी चोरी नहीं हुई थी, लेकिन उसके पैरोल से जेल से बाहर आने के बाद शहर में कुछ बड़ी चोरी की घटना हुई जिसमें कई पैसे चोरी हुए। तो जो रॉबरी केस पहले हो चुके हैं उसका मानना था कि अगर इस केस में रे के ठिकाने का उन्हें पता चल जाए और उसको अरेस्ट कर लिया जाए तो पिछले जो चोरी के केस जो अनसॉल्व्ड है वो केस भी सॉल्व हो सकते हैं। बाद में रे और उसकी बाकी क्रिमिनल गैंग अड्डे पर पहुंचते हैं, जहां पर रे बाकी क्रिमिनल को बैंक की रूटीन के बारे में समझाता है और वो बताता है कि वो बैंक कुछ पुराने बिल या डाटा को अपने डाटाबेस से हटा देता है। बाद में 4 से 5 बजे के टाइम में उस बैंक में $100 के नोटों की गिनती की जाती है, और उसके कुछ टाइम के बाद उस बैंक में ट्रक पहुंचते हैं उस बैंक में मौजूद कचरे को उठाने के लिए, जिसको एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से भेजा जाता है। उसके बाद उसने ये भी बताया कि जहां पर इन नोटों की गिनती होती है वहां पर डेली लगभग $20 मिलियन आते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। यानी रे को प्लानिंग बनानी पड़ेगी जिससे वो नोटों की गिनती से पहले वहां पहुंच जाए, जिसमें उनके पास लगभग $20 मिलियन होंगे, और उन पैसों को वहां से निकालकर गोदाम तक कैसे पहुंचाना है इसकी प्लानिंग वो बाद में करेंगे। अब प्लान के अकॉर्डिंग टोनी ने एक चाइनीज फूड डिलीवरी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया, जहां से बैंक में काम करने वाले एम्प्लॉयज फूड डिलीवरी करते थे। एक बार टोनी फूड डिलीवर करने के लिए बैंक में 2 बैग लेकर पहुंचा। बैंक के सिक्योरिटी गार्ड को टोनी ने बैंक के अंदर एंट्री के लिए एक कार्ड दिया। एक बैग उसने कैफेटेरिया में बैठी हुई लेडी को दिया और दूसरा बैग वो वॉशरूम में लेकर पहुंच गया। वहां जाने के बाद उस बैग को उसने वेंटिलेशन होल में छुपा दिया। बाद में जब रे और बाकी क्रिमिनल एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, इसी रेस्टोरेंट में कुछ देर के बाद कुछ पुलिस ऑफिसर आते हैं। वहां जाकर वो टोनी से बात करने लगते हैं। अभी पुलिस के पास रे के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, और पुलिस की भी यही प्लानिंग थी कि रे और बाकी क्रिमिनल को रंगे हाथ पकड़े जब वो बैंक में चोरी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन रे जब देखता है कि पुलिस ऑफिसर टोनी से बात कर रहा है तो वो शुरू में हैरान था। बाद में अपने अड्डे तक पहुंचने के बाद टोनी उससे कहता है कि तुम रेस्टोरेंट में उस ऑफिसर से बात क्यों कर रहे थे, कहीं तुमने उसको प्लानिंग तो नहीं बता दी। वो मना करता है, लेकिन रे को पता था कि वो झूठ बोल रहा है। उसके बाद रे ने उसके सर पर बंदूक रखकर उसको डरा धमका कर पूछा कि उसको सच बताए। उसके बाद टोनी कहता है कि दरअसल वो पहले डिटेक्टिव निक से मिल चुका है और वो बता चुका है कि उसकी गैंग में कितने मेंबर हैं, और वो उस केस के रिगार्डिंग उससे पूछताछ कर रहा था। रे ने उसका भरोसा किया, उसकी बात मान ली, लेकिन बाद में उसने टोनी से ये कहा कि वो निक तक मैसेज पहुंचाए कि वो फ्राइडे को ही चोरी करने वाले हैं और वो बैंक में घुसेंगे और प्लानिंग को सक्सेसफुल जरूर करेंगे, बैंक से चोरी करके भाग जाएंगे। लेकिन अभी टोनी और डिटेक्टिव को ये पता नहीं था कि वो शहर के किस बैंक में चोरी करने वाले हैं और टाइमिंग क्या होने वाली है। उसके बाद निक एक कपड़ों की दुकान में टोनी से मिलता है। निक उससे पूछता है कि तुम लोग रेस्टोरेंट में क्या कर रहे थे। बाद में टोनी कहता है कि चोरी की प्लानिंग तैयार हो चुकी है और फ्राइडे को ही वो रॉबरी करेंगे, लेकिन उसको ये नहीं पता कि शहरी चोर नहीं पहुंचे। अचानक 2 बजे उस बैंक के बाहर एक वैन आकर रुकती है और उस वैन से रे और बाकी क्रिमिनल बुलेट प्रूफ जैकेट और गैस मास्क पहनकर निकलते हैं। उनके पास ऑटोमेटिक गन थी। वो सभी क्रिमिनल बैंक के अंदर घुसते ही उन्होंने बैंक के सिक्योरिटी कैमरा पर गोली चला दी, जिससे सभी कैमरे डीएक्टिवेट हो गए। बैंक के अंदर सभी लोगों को उन्होंने एक जगह पर बैठने के लिए कहा और सभी लोगों से उनके फोन ले लिए और एक बैग में डाल दिए।
उसके बाद रे ने उस बैंक के मैनेजर से कहा कि पुलिस को कॉल करो और उनसे कहो कि $15 मिलियन चाहिए उनको, और उनको एक हेलीकॉप्टर भी चाहिए जिसमें फ्यूल पूरा भरा हो। अगर ऐसा उन्होंने नहीं किया तो हर 1 घंटे के बाद वो एक एक बैंक एम्प्लॉय को जान से मारना शुरू करेंगे। कुछ देर के बाद उस बैंक के बाहर बाकी पुलिस ऑफिसर और FBI की टीम पहुंच चुकी थी। अब बैंक के अंदर एक फोन आता है जिसको बैंक में मौजूद रे पिक करता है। फोन पर रे ऑफिसर से कहता है कि उनकी डिमांड पूरी की जाए। बाद में पुलिस ऑफिसर कहता है कि वो जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम कर देंगे, बस वो किसी पर गोली ना चलाए। इस पर रे कहता है कि बिना पैसों का जुगाड़ किए फोन करने के लिए तुम्हारी वजह से अब बैंक के अंदर एक एम्प्लॉय मारा जाएगा। अब बॉस को एक एम्प्लॉय को बैंक की दूसरी जगह ले जाता है और एक गोली चलने की आवाज आती है। कुछ देर के बाद एक सीनियर पुलिस ऑफिसर बैंक में कॉल करता है। इस बार बैंक का मैनेजर कॉल उठाता है। बैंक का मैनेजर कहता है कि पहले ही बैंक में एक एम्प्लॉय मारा जा चुका है और वो लोग जितनी बार कॉल करेंगे उतनी बार वो एक एक एम्प्लॉय को जान से मारते रहेंगे। अगली बार वो फोन कॉल तभी करे जब जितने पैसे की डिमांड रॉबर्ट्स ने की है उनका इंतजाम हो जाए। बाद में ऑफिसर ने रे को 90 मिनट इंतजार करने के लिए कहा। इसके लिए रे मान जाता है। वहीं बैंक के बाहर पुलिस की टीम और बैंक के मैप को चेक कर रही थी। तभी अचानक बैंक के अंदर एक धमाके की आवाज आती है। बैंक के बाहर पुलिस की टीम समझ जाती है कि रॉबर्ट्स ने बैंक में मौजूद तिजोरी को तोड़ दिया है। अब मैप को चेक करने के दौरान एक ऑफिसर टोनी से पूछता है कि वो क्या है, जिस पर टोनी कहता है कि शायद ये सीवेज लाइन है जिसको बंद कर दिया गया है। उसने सीवर को देखा और अंदर जाने का रास्ता दिखाई दिया। उसने कुछ सोचा और फिर अचानक निक ने एक लोहे की रॉड ली और बैंक की गेट तक पहुंच गया। उस गेट को तोड़कर निक बैंक के अंदर चला गया। वहां पर देखा कि कई लोग बंदी बने हुए थे। निक ने उनसे पूछा कि क्या वो ठीक है। उसके बाद बाकी ऑफिसर भी बैंक में दाखिल हुए। बैंक के अंदर उन्होंने सभी क्रिमिनल्स को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहां पर उनको कोई क्रिमिनल नहीं मिला और उनको लग रहा था कि बैंक का एक एम्प्लॉय मारा जा चुका है, पर वो मरा नहीं था, वो जिंदा था। पुलिस को डराने के लिए उसने बैंक के अंदर हवा में ही गोली चलाई थी। बैंक को चेक करते वक्त उनको बैंक में गड्ढा दिखाई दिया जिसका रास्ता सीवेज लाइन की तरफ जा रहा था। यानी रे और बाकी क्रिमिनल उस गड्ढे के रास्ते सीवेज लाइन तक पहुंच गए और वहां से इन्होंने भागने की कोशिश की। अब निक भी सीवेज होल में उतरकर उनको ढूंढने लगा। वहीं बैंक के बाहर क्रिमिनल गैंग के मेंबर मैक ने खुद को सिक्योरिटी कंपनी का ऑफिसर बताते हुए बैंक के मैनेजर को कॉल किया और उसको बताया कि ट्रक बैंक तक पहुंचने वाला है, इसलिए वो बैंक के गेट को ओपन करवा दे। उसके बाद रे और एंसन सिक्योरिटी ऑफिसर के कपड़े पहनकर उस ट्रक को अपने साथ ले जा रहे थे जिस ट्रक को पहले उन्होंने चुराया था। अब दोनों उस ट्रक में बैठकर डिलीवरी के लिए उस बैंक तक पहुंच जाते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ट्रक के ऊपर एक नया पेंट करा दिया था और ट्रक का डिजाइन भी बदल दिया ताकि किसी को ये ना लगे कि ये वही ट्रक है जिसको पहले चोरी किया गया था। उसके बाद दोनों ट्रक लेकर बैंक के सिक्योरिटी गेट तक पहुंच गए। वहां पर कुछ देर उन्होंने ट्रक को रोका और अपने आईडी कार्ड को उन्होंने फेडरल रिजर्व बैंक के ऑफिसर को दिखाया। उसको लगा कि यह आईडी असली है और फोन करके उनको पहले बता दिया गया था कि ट्रक आने वाला है, इसलिए गार्ड ने उन पर शक ना करते हुए उसको अंदर आने की परमिशन दे दी। अंदर जाने के बाद दोनों ने ट्रक के पिछले दरवाजे से 2 बॉक्स बाहर निकाले और उस जगह पर ले गए जहां पर नोटों की गिनती होने वाली थी। पैसे गिनने वाले एम्प्लॉय ने उन नोटों को $100 नोट गिनने वाले कमरे में डाल दिया, जबकि रे और एंसन ट्रक से बाहर निकलकर ऑलरेडी वेटिंग रूम में जा चुके थे। वहीं बॉस को बैंक के नीचे सुरंग में था। रे ने उसको रेडियो सिग्नल पर बताया कि टोनी काउंटिंग रूम में पहुंच चुका है। अब बॉस को ने बैंक के मेंटेनेंस रूम में जाकर वहां के स्विच को ऑफ कर दिया, जिससे जगह जगह पर बैंक में लाइट की प्रॉब्लम हो गई। जहां पर $100 के नोटों को गिना जा रहा था वहां पर भी मशीन खराब हो गई और वहां के मोशन सेंसर भी सही से काम नहीं कर रहे थे। अब पुलिस गार्ड ने उन सभी एम्प्लॉयज से कहा कि कुछ देर के लिए उनको सिस्टम बंद करना पड़ेगा, तो वो कुछ देर के लिए ब्रेक ले ले और बाद में गिनती का काम शुरू करें। अब जैसे ही बाद में एम्प्लॉयज और सिक्योरिटी गार्ड काउंटिंग वाली जगह से गए, रे ने रेडियो सिग्नल पर टोनी को बताया कि अब वो काम कर सकता है, वहां पर कोई नहीं है। टोनी पहले उस बॉक्स के अंदर छुपा हुआ था। बाहर जब निकला तो हर जगह नोटों की गड्डियां रखी हुई थी। उस बैंक में एक लेडी थी जिसने चाइनीज रेस्टोरेंट से एक ऑर्डर मंगवाया था। जब उसने रेस्टोरेंट में कॉल किया तो फोन पर उस लेडी ने कहा कि उसने पहले ऑर्डर किया है और अब तक खाना नहीं आया। फिर मैक ने चाइनीज भाषा में उससे कहा कि खाना आने वाला है, कुछ देर उसको वेट करना पड़ेगा। बैंक के अंदर कई सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, लेकिन वहां के गार्ड को पता चला कि वहां के कैमरे और सेंसर मोशन सही से काम नहीं कर रहे, इसलिए उन्होंने जल्द से जल्द सभी बॉक्स की गिनती करने के लिए कहा। बाद में वहां पर गार्ड ने बॉक्स की गिनती करने वालों को बुलाया। टोनी भी उसी जगह मौजूद था और वो टेबल के नीचे छुपा हुआ था। अब वो नोट जिनको गिनती करने के बाद बैंक से बाहर भेजना था, वो उन $100 के नोटों को एक ब्लैक कलर के बैग में रखना स्टार्ट करता है और पैसे रखने के बाद उसके बाद वो दोनों बैग को कचरे के डिब्बे में फेंक देता है। कुछ देर के बाद वहां 2 लोग आए जो कि नोटों की गिनती का काम करने वाले थे।
रे रेडियो सिग्नल पर टोनी को वहां से भागने के लिए कहता है क्योंकि अब वहां पर उसका काम उतना ही था। टोनी वहां से भागने की प्लानिंग पर काम करता है। उसने एयर विंड के ढक्कन को हटाया और उसमें घुस गया और इस ढक्कन को दोबारा बंद कर दिया। उसके बाद टोनी ने रेडियो पर रे से कहा कि एयर विंड में वो चला गया है। उसके बाद रे ने बॉस्को को बैंक की लाइट को चालू करने का सिग्नल दिया। अब बैंक की लाइट चालू होते ही सारे सेंसर मोशन और कैमरा सही से काम करने लगे और बैंक के सभी एम्प्लॉयज ने अपना काम शुरू कर दिया। अब टोनी पहले एयरविंड के रास्ते से होते हुए बाहर निकल गया और बाथरूम जाकर वहां के वेंटिलेशन शॉफ्ट को निकालकर वहां पर उसने पहले से ही खाना छुपा रखा था। उस खाने का पैकेट उसने वहां से बाहर निकाला और बैंक के अंदर घूमने के लिए उसने उसी कार्ड का इस्तेमाल किया जो पहले एक बैंक एम्प्लॉय से उसी रेस्टोरेंट में रह गया था। बैंक में टोनी ने उस लेडी को खाना ऑर्डर किया जिसने कुछ वक्त पहले चाइनीज रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया था। ऑर्डर डिलीवर करने के बाद वो बैंक से बाहर निकल गया। वहीं अब कुछ देर के बाद गैंग के मेंबर बैंक से कचरा उठाने का काम कर रहे थे। वो दोनों एक ही कंपनी के नाम पर दो अलग अलग ट्रक में वहां पहुंचे थे। उन दोनों की प्लानिंग पहले से ही रेडी थी। अब दोनों ट्रक लेकर रोड के चौराहे तक पहुंचे और उसके बाद दोनों ने ओके का सिग्नल दिया। अब बैंक के बेसमेंट में सारे कचरे को उठाया गया और वहीं दूसरी तरफ रे और एंसन अपने सिक्योरिटी ट्रक लेकर बैंक से बाहर निकल गए। क्रिमिनल गैंग का मेंबर बॉस को भी कचरा ले जाने वाले ट्रक का पीछा कर रहा था। अब बॉस को ने उस ट्रक की लोकेशन रे को बताई और रे भी जल्दी ही कचरा ले जाने वाले ट्रक तक पहुंच गया। उस ट्रक को आगे से रोका और उस ट्रक के पीछे बॉस को भी दूसरे ट्रक में मौजूद था जिसने रोड को ब्लॉक कर दिया था। अब बॉस को उस ट्रक की तरफ भागा और ट्रक के ड्राइवर को उसने गन पॉइंट पर ट्रक से बाहर निकलने के लिए कहा। जब ड्राइवर ट्रक से बाहर निकल गया तो बॉस को ट्रक के अंदर गया और ट्रक वहां से लेकर चला गया और बाकी क्रिमिनल अब ट्रक को फॉलो करने लगे। वहीं पर निक चोरी का पता चलने के बाद पूरे शहर में रे और बाकी क्रिमिनल मेंबर को ढूंढ रहा था। तभी रास्ते में उसको टोनी दिखाई देता है। निक ने गाड़ी रोकी और उसके बाद निक और बाकी पुलिस ऑफिसर ने उससे पूछताछ की लेकिन वो कुछ नहीं बता रहा था। फिर उन्होंने उससे मारपीट करके उससे पूछा कि वो जल्द से जल्द बताए कि बाकी क्रिमिनल कहाँ पर है, वरना वो उसे मार मार के घायल कर देंगे और जेल में डाल देंगे क्योंकि उसने बाकी क्रिमिनल की चोरी में मदद की थी। आखिरकार बाद में टोनी ने भी हार मान ली और बाकी क्रिमिनल्स का पता उनको बता दिया। रे और बाकी क्रिमिनल उस वक्त डंप साइट पर मौजूद थे जहां पर सारे कचरे को फेंका गया था। अब क्योंकि बॉस्को को पता था कि टोनी को अरेस्ट कर लिया गया है, बॉस्को ने रे को कॉल किया और कॉल करके उसको बताया कि टोनी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अब वो आगे क्या करे। रे ने उसको कुछ नहीं बताया और फोन रख दिया। उसके बाद रे ने एंसन को बताया कि टोनी और मैक पकड़े गए। उसके बाद वो दोनों गाड़ी में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। और वहीं डिटेक्टिव को रास्ते में रे की गाड़ी दिखाई देती है। वो बहुत टाइम से रे को ढूंढ रहा था। उसने उस गाड़ी का पीछा करते करते वो हाईवे तक पहुंच गया जहां पर ट्रैफिक जाम था। उसके बाद निक बाकी पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करके उसकी लोकेशन का पता बताता है लेकिन रे को पता चल चुका था। उसने शीशे में देखा कि रोड पर जहां पर काफी ट्रैफिक जाम था उस रोड पर जो कई गाड़ियां थी उनमें से एक निक भी अपनी गाड़ी में मौजूद था और उस गाड़ी में टोनी भी था जिसके हाथों में हथकड़ी बंधी थी। उसके बाद निक और एक ऑफिसर उस गाड़ी से बाहर निकलते हैं और फिर वो दोनों रे की गाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं। उनके पास ऑटोमेटिक गन थी। अब जैसे ही रे को पता चला कि वो दोनों उनकी तरफ बढ़ रहे हैं और उन पर कभी भी गोली चला सकते हैं, उसके बाद रे और एंसन भी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और उन पर गोली बरसाना शुरू किया। एक गोली पुलिस ऑफिसर को लग गई जिसमें वो वहीं घायलों के नीचे गिर गया। अब बाद में और ऑफिसर उस पर लगातार गोली चलाना शुरू करते हैं। गोलियों की आवाज से उस रोड पर लोग बुरी तरह डर गए लेकिन ज्यादातर लोग गाड़ी के अंदर थे तो लोगों को गोली नहीं लगी, वो अभी भी सेफ थे। एक गोली क्रिमिनल गैंग बॉस्को को लगती है लेकिन रे के पास अब ज्यादा गोली नहीं बची थी। बाद में रे और एंसन सड़क के रास्ते वहां से भागने लगे और निक उनका पीछा कर रहा था। डिटेक्टिव के साथ जो ऑफिसर भाग रहा था उसको पता था कि रे ने बहुत ज्यादा गोली वेस्ट की है। एक गोली उसने भागते हुए एंसन के पैरों पे चलाई जिससे वो वहीं गिर गया लेकिन रे अभी भी वहां से भाग रहा था। भागते भागते रे गली में पहुंच चुका था। अब निक भी वहां अचानक आ गया और उसने उस पर गोली चला दी जिससे रे घायल होकर नीचे गिर गया। वो अपनी गन को रीलोड करने की कोशिश कर ही रहा था और गन को किसी तरह रीलोड करके वो अपने पैरों पर खड़ा भी हो गया और निक की तरफ आगे बढ़ते हुए गोली चलाने लगा। अब निक ने भी गन को रिलोड किया और जहां वो पहले गाड़ी के पीछे छुपा हुआ था वहां से बाहर निकलकर उसने रे पर एक के बाद एक गोली चला दी। उस ऑफिसर ने ब्लड प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी लेकिन फिर भी वो बुरी तरह घायल हो चुका था। रे भी बुरी तरह घायल हो चुका था और वो रेंगते रेंगते एक कार के पीछे छुप गया। अब रे के पास जो पिस्तौल थी उसमें सारी गोलियां खत्म हो चुकी थी। फिर भी वो अपने पैरों पर खड़ा होता है और उस खाली बंदूक को निक की तरफ करके उसे डराने की कोशिश करता है। उसके बाद निक भी अपनी जान बचाने के लिए मजबूरन रे पर उसने एक के बाद एक गोलियां चला दी। हालांकि उसे पता नहीं था कि उसके पास जो पिस्टल है उसमें गोलियां नहीं है। अब रे पर एक के बाद एक गोली चलाने के बाद निक वापस अपनी गाड़ी में आता है और देखता है कि उसकी गाड़ी में कोई नहीं था, यानी कि टोनी हथकड़ी तोड़कर वहां से भाग चुका था। निक ने बाद में रे की गाड़ी को चेक किया तो उस गाड़ी में से उसको कुछ पैसे मिलते हैं।
निक उस रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर टोनी काम करता है। उसने जब रेस्टोरेंट के ओनर से पूछताछ की कि टोनी कहाँ पर है, ओनर ने बताया कि वो तो 3 दिन पहले ही नौकरी से रिजाइन करके चला गया। कुछ देर के बाद निक रेस्टोरेंट में ही बैठा ही था कि थोड़ी देर में उस रेस्टोरेंट में 2 लोग आते हैं जिनके गले में बैंक का एक्सेस कार्ड था। निक बाद में उस रेस्टोरेंट की दीवार पर लगी एक फुटबॉल टीम को देखता है जिस फोटो में टोनी अपने बाकी दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। रेस्टोरेंट से जब वो बाहर निकला तो रोड से कुछ ही दूरी पर उसको एक बैंक दिखाई दिया। बाद में उसको लगता है कि रॉबरी का मास्टरमाइंड टोनी ही था जो पहले उस रेस्टोरेंट में काम करता था। अब टोनी उस वक्त लंदन के बार में टेंडर का काम कर रहा था और उस रेस्टोरेंट में और भी लोग थे जो उस रॉबरी में शामिल थे। दरअसल टोनी ने पहले ही रे और उसकी बाकी गैंग को धोखा देने का प्लान बना रखा था। रे को यह पता ही नहीं था कि वो जिस बैंक रॉबरी की प्लानिंग बना रहा है उस वक्त टोनी भी एक प्लानिंग बना रहा था। टोनी ने बैंक में रहते हुए जो ब्लैक बैग में $30 मिलियन रखे थे, बाद में उनको ट्रक में रख दिया गया था और उन दोनों ट्रक को टोनी के दोस्त चला रहे थे। उन पैसों को बैंक से बाहर ले जाने के बाद वो सारे पैसे अब टोनी और उसके दोस्त को मिल गए थे। लेकिन टोनी की बैंक रॉबरी की प्लानिंग अभी यहाँ पर रुकने वाली नहीं थी। वो लंदन में भी दूसरी बैंक रॉबरी की प्लानिंग बना रहा था जिसमें वो एक साथ बहुत पैसे चुरा सके। तो इस स्टोरी में इतना ही। आपको स्टोरी कैसे लगी कमेंट में बताना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।